हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंबर 1 स्टडी। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10 साइंस की बुक का चैप्टर नंबर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे हम इस वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 1 to 7 तक। सो स्टार्ट करते देखते फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला है अ सोल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, इट्स pH इज़ लाइकली टू बी। मतलब एक कोई आपको सोल्यूशन गिवन है जिसमें अगर हम रेड लिटमस पेपर डालते हैं ना तो उसका कलर चेंज हो जाता है ब्लू में। तो हमें उसकी pH बतानी, इनमें से क्या होगी 1, 4, 5 और 10। तो देखो चैप्टर में हमने एक चीज़ पढ़ रखी है कि एसिड और बेस। तो एसिड में अगर हम ब्लू लिटमस पेपर डालते तो इसका कलर चेंज हो जाता है रेड में, और बेस में क्या पढ़ा था कि अगर हम रेड लिटमस पेपर इसमें डालते हैं ना तो इसका कलर चेंज होके हो जाता है ब्लू। तो वही चीज़ दे रखी है यहाँ पे, रेड लिटमस हो रहा है ब्लू में। देखो रेड लिटमस टर्न हो रहा है ब्लू में, तो सॉल्यूशन फिर वो क्या रहता है, बेसिक रहता है। तो यहाँ पे हमने सॉल्यूशन का पता कर लिया कि हमारा सॉल्यूशन क्या है, बेसिक है। तो पीएच भी आप कर सकते हैं क्योंकि चैप्टर में हमने पीएच स्केल के बारे में भी पढ़ा है, जिसमें क्या रहता है 0 से लेकर 14 तक के नंबर्स रहते हैं और बीच में रहता है 7। तो 0 से लेकर 6 तक अगर नंबर्स आते तो सॉल्यूशन हो जाता है एसिडिक। ठीक है, अगर 0 pH है, 1 pH है, 2 pH है तो फिर जो सॉल्यूशन है वो क्या रहता है, एसिडिक रहता है। और फिर 8 से लेकर 14 तक के अगर नंबर्स आते तो हम उस सॉल्यूशन को बोलते हैं कि बेसिक सॉल्यूशन है। और 7 पे तो क्या रहता है, न्यूट्रल, मतलब ना बेस और ना एसिड। तो सॉल्यूशन का हमने पता कर लिया था कि सॉल्यूशन क्या है, बेसिक है। तो पीएच रेंज देखो कहाँ पे करेगी, 8 to 14 के बिटवीन करेगी। यहाँ पे ऑप्शन है 1, 4, 5, ये कहाँ के है, एसिड के है। बट हमारा सॉल्यूशन एसिडिक है क्या, नहीं, बेसिक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा फिर 10। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, मतलब कि 10। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अ सोल्यूशन रिएक्ट विथ क्रश्ड एग शेल टू गिव अ गैस दैट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, द सोल्यूशन कंटेन्स। अब क्वेश्चन में आपको बोला है कि एक सोल्यूशन को आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, इस सोल्यूशन को फाइंड आउट करना है, जो कि मतलब क्या होता है, अगर क्रश्ड एग शेल के साथ उसे हम रिएक्ट करवाते हैं तो वो एक गैस बनाता है, जो गैस फिर क्या करती है, लाइम वाटर को मिलके बनाती है। तो चैप्टर में हमने पढ़ा है लाइम वाटर को मिलके बनाने वाली गैस कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड है। और यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखनी है, क्रश्ड एग शेल। क्रश्ड एग शेल किसे बोलते हैं, मेटल कार्बोनेट को। यहाँ पे कौन सा है, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम यहाँ पे मेटल है और फिर ये CO3 कार्बोनेट ग्रुप। और देखो अगर CO3 है तो कार्बन डाइऑक्साइड 100% यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो फिर मेटल कार्बोनेट को हम किसके साथ यहाँ पे रिएक्ट करें तो हमें इस सॉल्यूशन का पता चलेगा, तो तब जाके ये कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। कब मिलता है, और यहाँ पे फिर साल्ट मिलता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस यहाँ पे वाटर। तो अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट को, मेटल कार्बोनेट को किसी एसिड के साथ अगर रिएक्ट करते ना तब जाके ऐसे प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो ये तो हमने पता कर लिया कि सॉल्यूशन क्या है, एसिड है। तो चेक करते हैं हमारे ऑप्शन में एसिड अवेलेबल है या नहीं। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है NaCl, फिर HCl, LiCl और फिर KCl। NaCl सोडियम क्लोराइड, सोडियम मेटल है, ये सॉल्ट हो जाता है। फिर LiCl लिथियम क्लोराइड, लिथियम भी क्या है, एक मेटल है, ये भी सॉल्ट हो जाता है। KCl के पोटेशियम, ये भी क्या है, मेटल और ये सॉल्ट है। तो फिर बचा क्या, HCl, हाइड्रोजन नॉन मेटल है। ठीक है, और इसे क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और हमें रिएक्शन कराने के लिए क्या चाहिए, एसिड ही चाहिए, एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट, तब जाके मिलता है प्रोडक्ट में हमें कार्बन डाइऑक्साइड। और ये कार्बन डाइऑक्साइड ही वही गैस है जो क्या करती है, लाइम वाटर को मिल्की बनाती है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दैट इज ऑप्शन बी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपको बोला है 10 ml of a solution of NaOH is found to be completely neutralized by 8 ml of a given solution of HCl। अब देखो चैप्टर में हमने ये भी पढ़ा है कि अगर एसिड का अमाउंट बढ़ जाता है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, उसके इफेक्ट को काटने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, बेसिस का यूज़ करते हैं। या फिर बेसिस का इफेक्ट बढ़ जाता है तो एसिड से उसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे वही बोला है आपको कि 10 ml क्या है, NaOH सोल्यूशन है। NaOH बोला है यहाँ पे, ठीक है, OH लगा हुआ है, मतलब ये क्या है, एक बेस है। और कितना है, 10 ml है। तो इसको कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज देखो कौन कर रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कर रहा है।
और हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये है एसिड। कितना लेना है हमें 8 ml। तो देखो 10 ml को न्यूट्रलाइज करता है 8 ml हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो अभी क्वेश्चन आपको ये है कि इफ़ इट टेक 20 ml ऑफ द सेम सॉल्यूशन ऑफ NaOH, मतलब NaOH ही सॉल्यूशन रहेगा बट कितना रहेगा अभी ये 20 ml रहेगा। ठीक है, ये देखो यहाँ पे डबल हो रहा है, पहले 10 ml था अभी कितना हो गया 20 ml हो गया। तो फिर आपको क्या करना है, द अमाउंट ऑफ HCl सॉल्यूशन रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज इट विल बी। देखो 10 ml को काटने के लिए कितना चाहिए 8 ml चाहिए, तो फिर 20 ml को न्यूट्रलाइज करने के लिए कितना एसिड हमें लेना पड़ेगा। पहले 10 था तो 10 का डबल 20 हो गया, तो वैसे ही करेंगे यहाँ पे 8 का डबल क्या हो जाएगा 16 ml। तो हमारा आंसर हो जाता है 16 ml। अब चेक करते हैं क्या यहाँ पे गिवन है, तो देखो ऑप्शन डी दैट इज 16 ml, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आपको बोला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मेडिसिन इज़ यूज फॉर ट्रीटिंग इंडाइजेशन। इंडाइजेशन मतलब अगर हम खाना खा लेते हैं और कभी कभी वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता ना, तो उसको बोलते हैं इंडाइजेशन। तो इसका मतलब क्या होता है कि हमारे पेट में एसिडिटी हो गई है, मतलब एसिड का जो अमाउंट है वो बढ़ गया है। तो एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें क्या चाहिए, उसका अपोजिट बेस चाहिए। तो देखते हैं एसिड को काटने वाला यहाँ पे कोई उसका अपोजिट गिवन है या नहीं। तो ऑप्शन में आपको फर्स्ट है एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक हम कब लेते हैं, ये वाली मेडिसिन इन केस ऑफ फीवर, बुखार हो जाता है या फिर अगर हमें कोई बैक्टीरियल डिसीज़ हो जाता है तो ऐसे टाइम पे हम एंटीबायोटिक लेते हैं। नेक्स्ट है एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक कब यूज़ करते हैं, अगर हमें किसी चीज़ से एलर्जी हो जाती है ना, तो उस केस में एनाल्जेसिक। फिर एंटीसेप्टिक, अगर इंजरी हो जाती है, चोट लगती है, तो ऐसे इसमें हमें एंटीसेप्टिक लेना है। अब बचा क्या, एंटासिड। एंट एसिड, ये देखो एसिड का अपोजिट है, एसिड के इफेक्ट को काटने वाला, ठीक है, एंटासिड। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा फिर ऑप्शन सी दैट इज एंटासिड। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें आपको बोला है राइट वर्ड इक्वेशंस एंड देन बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस विद। मतलब यहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन आपको गिवन है जिसको क्या करना है, पहले तो वर्ड इक्वेशन में लिखना है और फिर उसको बैलेंस भी करना है। तो यहाँ पे आपको बोला है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद जिंक ग्रैन्यूल। देखो बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। और एक बात आपको यहाँ पे ना कुछ मतलब एसिड्स के या फिर बेसिस के जो नाम है, केमिकल फार्मूलाज है, वो भी याद करने पड़ेंगे, ठीक है, लर्न करके रखने। जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड, इसे क्या बोला जाता है, H2SO4 बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड को, ठीक है। तो ये सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, जिंक ग्रैन्यूल के साथ, तो फिर किसके साथ होगा, जिंक। और देखो सल्फ्यूरिक एसिड कैसा है, डाइल्यूट है, मतलब डाइल्यूट का मीनिंग क्या होता है, पानी में घुला हुआ है, तो यहाँ पे आएगा एक्वस। जिंक के ग्रैन्यूल्स है तो ये आएगा सॉलिड स्टेट में। तो ये क्या बनाएगा, देखो रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में पढ़ा है चैप्टर 1 में, ठीक है। तो क्या होता है ना, जो जिंक है ये मोर रिएक्टिव है और यहाँ पे हाइड्रोजन लेस रिएक्टिव। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़िए चैप्टर 1 में, जिसमें क्या होता है जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट रहते हैं वो क्या करते हैं, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उनके कंपाउंड से डिस्प्लेस करते, वहाँ से रिमूव करते और खुद अपना कंपाउंड बनाते हैं। तो वही यहाँ पे होगा, जिंक जो है ना वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन। तो ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को यहाँ से हटाएगा और क्या बनाएगा फिर ZnSO4 एक्वस फॉर्म में, ये यहाँ पे बनेगा प्लस। बचा क्या फिर, हाइड्रोजन बचा, तो यहाँ पे आएगा H2, ये क्या है, गैस है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब बोला है हमें कि बैलेंस भी करना है, तो चेक कर लेते। देखो जैसे कि यहाँ पे सल्फेट ग्रुप 1 है, यहाँ पे भी सल्फेट ग्रुप 1 है, जिंक यहाँ पे 1, रिएक्टेंट में भी 1, रिएक्टेंट में हाइड्रोजन 2, प्रोडक्ट में भी हाइड्रोजन 2 है, तो रिएक्शन हमारी बैलेंस्ड है। अब यहाँ पे देखो जिंक को पहले लिखा है, H2SO4 को बाद में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों वैसे भी क्या हो रहे हैं, रिएक्ट हो रहे एक दूसरे के साथ। अब देखते हैं इसका बी पार्ट, इसमें बोला है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स विद मैग्नीशियम रिबन। तो क्या करेंगे हम, मैग्नीशियम रिबन को क्या करना है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करना है, तब जाके क्या मिलेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड मिलेगा और फिर हाइड्रोजन गैस मिलेगी। मतलब कैसे, देखो एक तो मैग्नीशियम रिबन है, इसे किसके साथ ऐड करना है हमें, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड को क्या बोलते हैं, H2SO4 है ना, तो
हाइड्रोक्लोरिक एसिड के लिए लिखेंगे HCl, ये भी लर्न करके रखना है। तो फिर देखो क्या बनेगा, फिर से यहाँ पे मैग्नीशियम जो है ना वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है एज़ कम्पेयर टू फिर से हाइड्रोजन। तो ये भी क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को यहाँ से हटाएगा और क्या बनाएगा यहाँ पे अपना कंपाउंड MgCl2। अब यहाँ पे देखो ये डरना नहीं है कि ये 2 कहाँ से आया, क्योंकि यहाँ पे तो क्लोरीन 1 है और यहाँ पे 2 आ रहे हैं। तो ये कंपाउंड बनाना सीखा है ना, जैसे कि देखो यहाँ पे मैग्नीशियम है और क्लोरीन, तो मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 और क्लोरीन की वैलेंसी 1, तो ये 1 जाता है मैग्नीशियम के पास, 2 जाता है क्लोरीन के पास, और ये क्या बनता है फिर Mg। ठीक है, 1 वैसे लिखते नहीं तो Mg का Mg रहेगा और क्लोरीन के पास 2 जा रहा है तो ये हो जाएगा MgCl2। तो इस तरीके से वहाँ पे 2 आता है। ठीक है, अब देखो बचा क्या, Mg भी यूज़ हो गया, मैग्नीशियम यूज़ हो गया, क्लोरीन भी यूज़ हो गया, अब बचा क्या फिर हाइड्रोजन बचा, तो इसको लिखेंगे H2 गैस के फॉर्म में, MgCl2 एक्वस, हाइड्रोजन गैसेस, यहाँ पे HCl एक्वस फॉर्म में और मैग्नीशियम सॉलिड स्टेट में रहेगा। ठीक है, अब देखते हैं इक्वेशन बैलेंस्ड या नहीं। यहाँ पे तो देखो क्लियरली दिख रहा है क्लोरीन कितने 2 है और यहाँ पे 1, तो सबसे पहले क्लोरीन को बैलेंस करते हैं। अब यहाँ पे 2 लिखने से देखो क्या हो गया, हाइड्रोजन रिएक्टेंट में 2 हो गए और प्रोडक्ट में तो वैसे भी 2 ही थे। ठीक है, और मैग्नीशियम यहाँ पे 1, प्रोडक्ट में भी मैग्नीशियम 1। तो अभी हमारी रिएक्शन जो है, इक्वेशन जो है वो बैलेंस्ड हो गई। अब देखते हैं इसका सी पार्ट, जिसमें आपको बोला है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। देखो फिर से सल्फ्यूरिक एसिड आया, फिर से इसमें क्या यूज़ करेंगे H2SO4 रिएक्ट्स विथ एल्यूमिनियम पाउडर। फिर से एल्यूमिनियम क्या है, एक मेटल है ना, ये भी मोर रिएक्टिव रहेगा। और सल्फ्यूरिक एसिड में देखो क्या आता है H2SO4, फिर से यहाँ पे हाइड्रोजन आ रहा है, सेम रिएक्शन होगी। ठीक है, फिर से यहाँ पे एल्यूमिनियम लिख देंगे, ये प्लस होगा किसके साथ, H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा। एल्यूमिनियम किस स्टेट में रहेगा, सॉलिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाइल्यूट है तो एक्वस आएगा। अब ये देखो फिर से एल्यूमिनियम मोर रिएक्टिव है देन हाइड्रोजन, ये इसको यहाँ से डिस्प्लेस करेगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है। ठीक है, सभी में डिस्प्लेस करेगा यहाँ पे और खुद अपना कंपाउंड बनाएगा Al2SO4/3। यहाँ पे भी डरना नहीं है कि 2 कहाँ से आया और 3 कहाँ से आया, फिर से वही है यहाँ पे एल्यूमिनियम और यहाँ पे सल्फेट ग्रुप। तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3, सल्फेट की यहाँ पे आएगी 2, तो ये 2 जाएगा एल्यूमिनियम के पास, 3 जाएगा SO4 के पास। तो ये कंपाउंड कुछ इस तरीके से बनेगा Al2SO4 और यहाँ पे आएगा होल थ्राइस। ठीक है, तो ऐसे बनता है कंपाउंड। अब देखते हैं, हाँ तो फिर क्या बचा, यहाँ पे एल्यूमिनियम भी यूज़ हो गया, SO4 भी यूज़ हो गया, अब बचा क्या हाइड्रोजन, तो इसको यहाँ पे लिख देते हैं हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन गैसेस के फॉर्म में रहेगा। अब देखते हैं इक्वेशन बैलेंस्ड है या नहीं। सबसे पहले तो देखो सल्फेट ग्रुप का देखते हैं, यहाँ पे सल्फेट कितने प्रोडक्ट में 3 है और यहाँ पे देखो SO4 ओनली 1 है, तो पहले इसको बैलेंस करते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम 3 लिखेंगे, तो सल्फेट ग्रुप बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन का चेक करते हैं, यहाँ पे 3 लिखने से हाइड्रोजन रिएक्टेंट में कितने हो गए, 3 2 6 हो गए और प्रोडक्ट में कितने 2, तो यहाँ पे भी 3 लिख देंगे। अब ये भी हो गए 3 2 6। अब यहाँ पे एल्यूमिनियम देखो कितने हैं 2 और रिएक्टेंट में ओनली 1, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम 2। तो अभी जो है हमारी इक्वेशन बैलेंस्ड है। अब देखते हैं इसका लास्ट पार्ट, दैट इज डी। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स विथ आयरन फिलिंग। फिर से हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl, ये रिएक्ट हो रहा है आयरन फिलिंग्स के साथ। इसको कैसे लिखते हैं, फेरस Fe लिखते हैं। ठीक है, तो देखो ये कुछ ऐसे बनेगा, आयरन फिलिंग्स हम प्लस करेंगे डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो ये क्या बनाएगा, फेरिक क्लोराइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस। तो कुछ इस तरीके से रिएक्शन बनेगी। Fe आयरन के लिए यूज़ होता है, डाइल्यूट HCl है। ठीक है, फेरस सॉलिड में आएगा, डाइल्यूट है तो यहाँ पे एक्वस आएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फिर से Fe जो है ना मोर रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, तो ये फिर से क्या करेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा और बनाएगा FeCl3। यहाँ पे फिर से देखो क्लोरीन के पास 3 आ रहा है, मतलब क्या कि Fe की वैलेंसी 3 होगी, क्लोरीन की 1, तो ये 3 जा रहा है क्लोरीन के पास और 1 जा रहा है Fe के पास। तो कंपाउंड कैसे बनेगा फिर FeCl3। अब बचा क्या, फिर से हाइड्रोजन बचा, तो इसको यहाँ पे लिख देंगे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस स्टेट में FeCl3 एक्वस फॉर्म में। ठीक है, अब देखते हैं इक्वेशन बैलेंस्ड या नहीं। देखो यहाँ पे प्रोडक्ट में क्लोरीन 3 है और प्रोडक्ट में क्लोरीन कितने 1 है, तो सबसे पहले क्लोरीन को बैलेंस्ड करते।
अगर हम यहाँ पे 3 लिखेंगे ना तो क्लोरीन बैलेंस हो जाएगा, बट देखो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे फिर रिएक्टेंट में 3 और प्रोडक्ट में 2। अब बताओ क्या 2 को 3 बना सकते? नहीं बना सकते, है ना। तो यहाँ पे 3 लिखने का जो हमारा डिसीजन था वो एकदम रॉन्ग था। तो यहाँ पे 3 नहीं लिख सकते। देखो 2 को हम क्या बना सकते, 2 2 ज़ा 4 बना सकते, बट क्लोरीन यहाँ पे 3 है, 3 फिर से 4 नहीं बनेगा, तो हम क्या करेंगे इस हाइड्रोजन को 6 बना सकते। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 6। यहाँ पे 6 लिखने से देखो क्लोरीन कितने हो गए फिर 6, और यहाँ पे कितने 3, तो इस 3 को 6 बना देते यहाँ पे 2 लिख के, 2 3 ज़ा 6 हो गए क्लोरीन, ठीक है। बट यहाँ पे हाइड्रोजन के पास, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के पास 6 लिखने से हाइड्रोजन पे अभी कितने हो गए 6, और प्रोडक्ट में कितने 2, तो पहले इसको 6 बनाते। यहाँ पे क्या लिखेंगे 3। अब ये हो गया 3 2 ज़ा 6, हाइड्रोजन भी बैलेंस्ड हो गया। अब देखते हैं आयरन का, तो यहाँ पे फेरस कितने हैं 2 है, और रिएक्टेंट में 1, तो यहाँ पे लिख देते 2। अब जो हमारी इक्वेशन है वो एकदम बैलेंस्ड हो गई। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें आपको बोला है कंपाउंड्स सच एज अल्कोहल एंड ग्लूकोज also contain हाइड्रोजन बट आर नॉट कैटेगराइज्ड एज एसिड्स, डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू प्रूव इट। देखो क्वेश्चन में आपको क्या बोला है कि अल्कोहल और ग्लूकोज जो है ना वो हाइड्रोजन कंटेन करते हैं। मतलब देखो फॉर्मूलाज देखो, ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6, तो देखो यहाँ पे हाइड्रोजन आ रहा है किसमें, ग्लूकोज में। और अगर अल्कोहल फैमिली का अगर कोई मेंबर लेते हैं हम, जैसे कि CH3CH2OH, ये एक मेंबर है, ठीक है, अल्कोहल फैमिली का, तो यहाँ पे भी देखो कितने सारे हाइड्रोजन है ना। तो अल्कोहल और ग्लूकोज दोनों के पास हाइड्रोजन है, बट आर नॉट कैटेगराइज्ड एज एसिड, लेकिन हम इन्हें एसिड नहीं बोल सकते। तो ये हमें डिस्क्राइब करना है एक्टिविटी के थ्रू। देखो ये तो आप लिख लोगे एग्जाम में, ठीक है, लेकिन समझना इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले देखो एसिड और बेसिस, जब हम एसिड को वाटर सॉल्यूशन में डालते हैं, करंट अगर पास करते तो क्या होता है ना, ये वहाँ पे H+ आयन, ठीक है, इन्हें क्या बोलते हैं आयन्स बोलते हैं, तो ये H+ आयन जनरेट करते हैं, और बेसिस क्या करते हैं OH नेगेटिव आयन जनरेट करते हैं। और जब ये आयन्स बनते हैं ना सॉल्यूशन में करंट पास करने के बाद, तब जाके इलेक्ट्रिसिटी जो है वो क्या होती है पास होती है, करंट फ्लो करने लगता है, और जो बल्ब वगैरह जो भी आप सेटअप करते हो वहाँ पे वो ग्लो करने लगता है, ठीक है। तो अल्कोहल और ग्लूकोज इनके पास भी तो हाइड्रोजन है, तो फिर जैसे ही हम इस सेटअप में डालेंगे तो इनको भी क्या करना चाहिए, अपने आयन्स यहाँ पे जनरेट करने चाहिए। तो ये दोनों जो है ना आयन्स जनरेट ही नहीं करते, आयोनाइज ही नहीं होते, तो इसीलिए इन्हें एसिड हम नहीं कंसीडर कर सकते। एसिड किसे बोलेंगे, जो H+ आयन जनरेट करते हो, जिसको डालने के बाद अगर हम स्विच ऑन करते हैं तो बल्ब ग्लो होना चाहिए, ठीक है, तब हम क्या बोल सकते हैं कि ये एसिड है। बट ग्लूकोज और अल्कोहल इनके पास हाइड्रोजन है, बट ये किसी भी मतलब इसमें आयन्स फॉर्म ही नहीं करते, आयोनाइज ही नहीं होते, तो इसीलिए हमें इन्हें क्या नहीं बोलना है, एसिड्स नहीं बोलना है। अब देखो इसका आंसर लिखेंगे कैसे, यहाँ पे देखो एक्टिविटी के थ्रू बताना है। तो डायग्राम में देखो एक बीकर है, और बीकर में एक रबर कॉर्क लगा हुआ है, और दूसरे बीकर है इसमें भी रबर कॉर्क लगा है, और दोनों इसमें नेल्स है, और फिर यहाँ पे बैटरी से कनेक्ट किया गया है। और हाँ, इसके इसमें देखो बल्ब ग्लो कर रहा है और इसमें बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। तो देखो यहाँ पे क्या है, डाइल्यूट HCl, मतलब HCl क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इस बीकर में क्या प्रेजेंट है, एसिड प्रेजेंट है, और इसमें देखो क्या लिया है, ग्लूकोज का सॉल्यूशन, इसमें ग्लूकोज है। तो इस केस में बल्ब जो है वो ग्लो नहीं कर रहा है। ऐसा क्यों, क्योंकि एसिड या फिर बेसिस दोनों में से अगर हम कोई भी लेते ना यहाँ पे, तब भी ये बल्ब ग्लो करता, क्योंकि एसिड भी क्या करते हैं H+ आयन जनरेट करते हैं, और बेसिस भी क्या करते हैं OH नेगेटिव आयन जनरेट करते, तो इनकी केस में बल्ब ग्लो करता है। बट ग्लूकोज और अल्कोहल जैसे ही हम यहाँ पे डालते, स्विच ऑन भी करते, तब बल्ब ग्लो नहीं करता, क्योंकि ये आयन से यहाँ पे फॉर्म नहीं करते। तो देखो इसको लिखना कैसे, कंपाउंड्स लाइक अल्कोहल एंड ग्लूकोज कंटेन हाइड्रोजन। अभी देखा हमने फॉर्मूला, जैसे कि ग्लूकोज का C6H12
O6 है ना, तो यहाँ पे हाइड्रोजन है और अल्कोहल फैमिली का एक मेंबर जैसे कि CH3 CH2OH, तो इसके पास भी हाइड्रोजन है। तो हम एक पॉइंट लिख सकते हैं, कंपाउंड्स लाइक अल्कोहल एंड ग्लूकोज कंटेन हाइड्रोजन, दोनों के पास हाइड्रोजन है, बट दे डू नॉट आयोनाइज इन द सोल्यूशन टू प्रोड्यूस H+ आयन। लेकिन वो क्या नहीं करते, जैसे ही हम करंट पास करते ना उनमें से, तो ये H+ आयन यहाँ पे जनरेट ही नहीं करते, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो H+ आयन जनरेट नहीं कर रहे, तो फिर बल्ब ग्लो करेगा क्या? इनके केस में नहीं करेगा। मतलब देखो, अगर हम कोई एसिड लेते तो इनकी केस में बल्ब जो है वो क्या करता है? ग्लो करता है। अगर बेस लेते हैं तो इसकी केस में भी बल्ब क्या करता है? ग्लो करता है। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे ग्लूकोज या फिर अल्कोहल लेते हैं ना, तो इन दोनों की केस में बल्ब जो है वो ग्लो करता ही नहीं है। ठीक है, तो भी एक्टिविटी में कैसे लिखेंगे इसका? देखो, टेक सॉल्यूशंस ऑफ अल्कोहल एंड ग्लूकोज। आपको क्या करना है? 2 सॉल्यूशंस लेने हैं, अल्कोहल और ग्लूकोज। फिर क्या करोगे? फिक्स 2 नेल्स ऑन अ कॉर्क, ऐसे कॉर्क लेना है और कॉर्क पर आप ऐसे 2 नेल्स जो है फिक्स करोगे एंड प्लेस द कॉर्क इन 100 ml बीकर, और 100 ml बीकर में आपको उस कॉर्क को रख देना है। फिर बैटरी से कनेक्ट करोगे। ठीक है, कनेक्ट द नेल्स टू द 2 टर्मिनल्स ऑफ अ 6 वोल्ट बैटरी। 6 वोल्ट की बैटरी से क्या करना है? नेल्स के दोनों एंड को कनेक्ट करना है। थ्रू अ बल्ब एंड स्विच, जिसमें बल्ब भी होना चाहिए, स्विच होना चाहिए, एज शोन इन द फिगर, जैसे कि फिगर में दिखाया है। नाउ पोर अल्कोहल, फिर बीकर में आप क्या पोर करोगे? अल्कोहल करोगे इन द बीकर एंड स्विच ऑन द करंट, और यहाँ से स्विच ऑन करना है करंट। द बल्ब डज नॉट ग्लो, तो बल्ब ग्लो करेगा क्या? नहीं करेगा। इसका रीज़न भी अभी हमने देखा, क्योंकि आयन्स नहीं बनते इस यहाँ पे। रिपीट द एक्सपेरिमेंट विद ग्लूकोज, अल्कोहल के साथ कर लिया, अभी ग्लूकोज के साथ रिपीट करना है। द बल्ब डज नॉट ग्लो इन दिस केस आल्सो, तो किसके केस में? ग्लूकोज के केस में भी बल्ब जो है वो ग्लो नहीं करेगा। दिस मीन्स नो आयन्स और H+ आयन्स आर प्रेजेंट इन द सोल्यूशन। इसका अर्थ क्या होता है कि ग्लूकोज और अल्कोहल H+ आयन यहाँ पे फॉर्म नहीं कर रहे, इसीलिए दोनों की केस में बल्ब ग्लो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो फिर हम ये बोल सकते हैं, दिस शोज दैट अल्कोहल्स एंड ग्लूकोज आर नॉट एसिड, तो ये एसिड्स है क्या? नहीं है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। Why does distilled water not conduct electricity whereas rain water does? अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो डिस्टिल्ड वाटर रहता है ना, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, और रेन वाटर जो है, बारिश का पानी जो है, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो इसके पीछे रीज़न क्या है? देखो, डिस्टिल्ड वाटर जो है ना, यहाँ पे कोई भी मतलब एसिड, बेसिस या फिर सॉल्ट, इनमें से कोई प्रेजेंट नहीं रहता है। ठीक है, और डिस्टिल्ड वाटर ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ यूज़ किया जाता है? लेबोरेटरी में, है ना, प्रैक्टिकल्स करने के लिए। तो यही रीज़न है कि डिस्टिल्ड वाटर आयंस फॉर्म नहीं कर सकता। जैसे कि इसके पहले के क्वेश्चन में देखा हमने, ग्लूकोज और अल्कोहल आयंस फॉर्म नहीं कर रहे थे ना, तो इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे पास मतलब कंडक्ट नहीं करते। ठीक है वो लोग। अब यहाँ पे देखो इसका आंसर कैसे लिखेंगे? डिस्टिल्ड वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। डिस्टिल्ड वाटर जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। रीज़न क्या है? बिकॉज इट डज नॉट कंटेन एनी आयोनिक कंपाउंड। एक भी आयोनिक कंपाउंड नहीं रहता इसके पास, जैसे कि एसिड, बेसिस या फिर सॉल्ट, ये कुछ भी डिजॉल्व इसमें नहीं रहता। और रेन वाटर के केस में देखो क्या होता है, रेन वाटर वेल फॉलिंग टू द अर्थ थ्रू द एटमॉस्फेयर, बारिश का पानी गिरता है एटमॉस्फेयर के थ्रू, तो एटमॉस्फेयर में हमें पता है गैसेस प्रेजेंट रहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी वहाँ पे प्रेजेंट रहता है, तो ये क्या करता है ना, मिक्स हो जाता है रेन वाटर के साथ। देखो, डिसॉल्व एन एसिडिक गैस कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर एंड फॉर्म्स कार्बोनिक एसिड। वाटर का फॉर्मूला पता है ना, H2O, ये किसके साथ कंबाइन हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और देखो एक एसिड बनाता है जिसको बोला जाता है कार्बोनिक एसिड। ये H2 आ जाता है यहाँ पे H2, और ये आता है CO2, बट यहाँ पे और एक ऑक्सीजन है तो ये हो जाता है CO3, फिर इसे बोला जाता है कार्बोनिक एसिड। तो बारिश का पानी एटमॉस्फेयर से होते हुए नीचे आता है, एटमॉस्फेयर की जो गैस रहती है कार्बन डाइऑक्साइड, वो रिएक्ट कर जाती है वाटर के साथ और एक एसिड बनता है कार्बोनिक एसिड। और ये कार्बोनिक एसिड ना एक वीक एसिड है। अब देखो, वीक एसिड हो या फिर स्ट्रॉन्ग एसिड, दोनों क्या करते हैं, H+ आयन बनाते हैं। वीक एसिड कम बनाते लेकिन बनाते, तो इनके केस में भी क्या बोल सकते हैं हम कि ये जो एसिड है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा।
कार्बोनिक एसिड प्रोवाइड्स हाइड्रोजन आयन। अब ये जो कार्बोनिक एसिड है ये क्या करता है, हाइड्रोजन आयन मतलब H+ आयन प्रोवाइड करता है। एंड कार्बोनेट आयंस, ठीक है, रेन वाटर का। हेंस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एसिड विच प्रोवाइड्स आयन टू रेन वाटर, द रेन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इस कार्बोनिक एसिड की वजह से रेन वाटर क्या कर सकता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है ना, क्योंकि कार्बोनिक एसिड यहाँ पे क्या कर रहा है, H+ आयन, ठीक है, और कार्बोनेट आयन प्रोवाइड कर रहा है। तो इनकी वजह से रेन वाटर में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, डिस्टिल वाटर में नहीं, क्योंकि डिस्टिल वाटर में एक भी आयोनिक कंपाउंड प्रेजेंट नहीं रहता। तो यहाँ पे हमने चैप्टर 2 के एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 to 7 कंप्लीट कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 8 to 15 ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।